हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका कोड शेफ़ की इस सीरीज़ के अंदर जो कि हम एलिवेट लैब्स के थ्रू आपके लिए लेके आए हैं। और आज फिर हम एक आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसकी की रेटिंग है 1770। और इस प्रॉब्लम के अंदर हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये प्रॉब्लम ईजी टू थिंक है। और बेसिकली अगर आप पेन और पेपर के साथ इस प्रॉब्लम को मेरे साथ सॉल्व करते हो तो यू विल बी एबल टू find out or reach to the answer or the solution very easily very quickly। बट इस प्रॉब्लम की एक बहुत हिडन सी खासियत है कि इसके अंदर जो इनपुट का जो हमारा साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि हम कौन सी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपना सकते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स को इफ़िशेंटली सॉल्व करने के लिए कोड शेफ़ के ऊपर। और आइए अब हम इस प्रॉब्लम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है रेक्टेंगल्स काउंटिंग। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कहता है गिवन n separate integer points on the Cartesian plane satisfying there is no any three of them sharing the same x coordinate. Your task is to count the number of rectangles whose edges parallel to the axis created from any four of the given points. So आपको basically n number of सेपरेट इंटीजर पॉइंट्स दिए हुए हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, और आपको ये दिया हुआ है कि कोई भी तीन सेम एक्स कोऑर्डिनेट के नहीं होंगे, मतलब कोई भी तीन बेसिकली वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन नहीं बनाएंगे। और आपको काउंट करना है कि ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हो सकते हैं किन्हीं भी चार गिवन पॉइंट्स के ऊपर। अगर मैं NC4 करूँ तो उससे मेरे पास बेसिकली, अगर मैं सारे चार पॉइंट्स कॉम्बिनेशंस को देखूँ तो NC4 मेरे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उन NC4 कॉम्बिनेशंस को मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या वो एक रेक्टेंगल बना रहे हैं नहीं बना रहे। आपके पास रेक्टेंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच यू कैन अप्लाई ऑन कार्टेशियन प्लेन एंड चेक। दैट इज़ अ वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच, राइट? सो दैट यू कैन डू एंड figure this out, and the time complexity will be big of n to the power 4. But as obviously this is 1770 ranking problem, so that won't work, right? So there are several test cases, each formed as follows. The first line contains a positive integer n is 10 to the power 5. So why n to the power 4 won't work is because 10 to the power 5 to the power 4 is 10 to the power 20. So 10 to the power 20 को अगर हम इटरेट करेंगे तो हमें दिन लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में। सो यू वोंट बी एबल टू फाइंड द आंसर एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन सेकेंड्स, राइट? सो n लाइन फॉलोज ईच कंटेनिंग अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है और डिस्क्राइबिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट, एंड द इनपुट इज एंडेड विद n इज इक्वल्स टू 0। दैट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, सो पहले हम इस प्रॉब्लम को पेन और पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में आखिर हो क्या रहा है, राइट? तो अभी जो मुझे प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जो मेरा केस वैलिड है वो ये है कि फॉर एग्जांपल सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारी x एक्सेस है और ये हमारी एक y एक्सेस है। तो इसके अंदर अगर हमें कोई एक x1 दिया हुआ है तो इसके ऊपर हमारे ऐसे तीन पॉइंट्स नहीं हो सकते। बेसिकली ये अगर मेरा y1 है, ये मेरा y2 है और ये मेरा अगर y3 है, तो ये तीन पॉइंट्स मतलब ये वाला इनपुट मेरे को नहीं दिया जाएगा। सो बेसिकली दिस इज़ आउट ऑफ पिक्चर, राइट? तो ये हमारे को नहीं दिया हुआ है। हमारे को जो इनपुट दिया हुआ है वो बहुत सिंपल सा है कि आपके पास लेट से कोई भी एक x होगा तो उसके ऊपर आपके पास या तो दो पॉइंट्स होंगे, या फिर आपके पास कोई एक x होगा तो उसके ऊपर लेट से कोई एक ही पॉइंट होगा। सो लेट से ये y1 हो गया, ये y2 हो गया और ये y3 हो गया, ठीक है? विच इज़ कूल। तो अब हमें ये निकालना है कि इसमें से रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, राइट? तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा ये कहता है, और मुझे ऐसे ही रेक्टेंगल्स निकालने हैं जो कि एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल एजेस रखते हो, राइट? whose edges are parallel to the axis. So if you look at it, we need to count the rectangles only whose edges are parallel to axis. तो ये बेसिकली हमें एक प्रॉब्लम के अंदर रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं, राइट? आपको कोई भी चार पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, आपको बेसिकली ये दिया हुआ है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के ही एक्स सेम हो सकते हैं। अगर आप किसी एक एक्स की बात करोगे तो आपको उस सेट के अंदर जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उसके अंदर केवल दो ही ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जिनके कि एक्सेस, एटमोस्ट दो ही ऐसे कोऑर्डिनेट मिलेंगे जिनके के लिए वो एक्स समान हो, ठीक है? और उनकी जो जो हमें रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं वो भी हमें पैरेलल टू एजेस काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पास चार पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, और ये बेसिकली आपका एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, राइट? बट ये वाला जो केस है वो हमें काउंट नहीं करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू
एक्सक्लूड, ठीक है। हमें जो केस काउंट करना है वो हमारा जो केस है वो बिल्कुल सिंपल सा केस है। हमें यही वाले रेक्टेंगल्स चाहिए जो कि जिसमें कि ये एक्सेस और ये एक्सेस पैरेलल हैं और बेसिकली ये एक्सेस एंड ये एक्सेस पैरेलल हैं, राइट। सो बेसिकली हमें यही वाले रेक्टेंगल्स का काउंट हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी हमारी स्ट्रैटेजी होगी। हमारे को ये x दिया हुआ है, ये x1 दिया हुआ है और ये x2 दिया हुआ है, और हमें लेट्स सपोज करते हैं हमें इस x के ऊपर, तो अगर हमें y एक्सिस के अगर हमें पैरेलल एक एज चाहिए तो इसका मतलब हो गया कि हमें किसी एक x के लिए कोई ना कोई हमें 2 पॉइंट्स ऐसे मिलने चाहिए जिसके लिए कि एक x सिमिलर हो, विदाउट उसके हम y एक्सिस को पैरेलल नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हमें उसको y एक्सिस को पैरेलल करना है तो हमें x1 के ऊपर 2 पॉइंट चाहिए, राइट। सिमिलरली हमें x2 के ऊपर भी 2 पॉइंट चाहिए, करेक्ट। तभी ये हमारी जो एज होगी, ये हमारी रेक्टेंगल की एज y एक्सिस के पैरेलल होगी, अदरवाइज़ ये हमारी y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, करेक्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी अगर हमें इन 4 पॉइंट से रेक्टेंगल बनाना है तो बेसिकली ये जो हमारी लाइन है ये हमारी x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, और इसका x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बेसिकली अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूँ, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए बेसिकली मेरे जो y कोऑर्डिनेट है वो मेरे सेम होने चाहिए। तो मेरे y कोऑर्डिनेट जो होने चाहिए वो मेरे सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको y1 बोलूँ तो ये मेरा y1 होगा और ये बेसिकली मेरा y2 होना चाहिए, राइट। तभी ये बेसिकली मेरा रेक्टेंगल बनेगा। सो आई नीड टू काउंट कि मेरे पास ऐसे कितने पेयर्स हैं ऑफ दीज पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स जिनके लिए कि x की जो वैल्यू है वो बेसिकली मेरे पास सेम है, और y की जो वैल्यू है मुझे ऐसे y के पेयर्स निकालने हैं जिनके लिए कि x की वैल्यू सेम है और बेसिकली y की वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दैट इज़ दिस। तो अगर मैं पुराने वाले एग्जांपल पे चलूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास x1 हो गया, ये मेरे पास x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, और लेट सपोज कर लेते हैं कि हम x3 और ले लेते हैं बीच में, तो ये हमारा x3 हो गया। तो हम सपोज कर लेते हैं हमें ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये पेयर्स निकालना चाहते हैं y1 y2 के पेयर्स, ठीक है। तो हम ऐसे y1 और y2 के पेयर्स निकालना चाहते हैं सच दैट जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं p, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास कोई एक x हो, देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट जो x, y1 है वो हमारा p में आता है और x, y2 भी हमारा गिवन पॉइंट्स में आता है, ठीक है। मतलब इन दोनों पेयर्स के लिए y1 और y2 के लिए कोई एक x एग्जिस्ट करता है जिस पे कि ये 2 पॉइंट हमारे हैं। हमें बेसिकली ऐसे पॉइंट्स नहीं चाहिए जैसे कि ये x1 हो गया और ये x2 हो गया और एक पॉइंट हमें यहाँ पे ये y2 का दिया हुआ है और एक पॉइंट हमें ये यहाँ पे y1 का दिया हुआ है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि यही अगर हमारा एक इनपुट है, यही केवल हमारा इनपुट है, तो हम इस केस में y1 और y2 को पेयर नहीं मानेंगे। ये बेसिकली हमारा पेयर नहीं है। हमारा पेयर बेसिकली ये वाला y1 y2 है जिसके लिए कि x की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम पहले x के जितने भी ऐसे हर एक x पे जाके जो भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं हर एक x पे जाके हम देखेंगे कि हमारे y1 y2 के कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हम उन पेयर्स को लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि वो जो y1 y2 के पेयर्स हैं उनका हमारे ओवरऑल इनपुट के अंदर फ्रीक्वेंसी कितना है। सो बेसिकली वी विल काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज y1 y2। तो लेट सपोज कर लेते हैं अगर हमें y1 y2 की फ्रीक्वेंसी f मिलती है तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा f इंटू एफ माइनस 1/2। वाई? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो y1 y2 के आपके पास कैसे, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इस वाले एग्जाम्पल में मेरे पास y1 y2 के 6 पॉइंट्स हैं और 3 पेयर्स हैं। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी टू बी 3। तो अगर मैं इन 3 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स की बात करूँ तो मुझे इन 3 पेयर्स ऑफ पॉइंट के लिए मुझे मिल जाएंगे 3 इंटू 2/2 विच इज़ बेसिकली 3 रेक्टेंगल्स, और मैं 3 ही रेक्टेंगल बना सकता हूँ। एक रेक्टेंगल आप ये बना सकते हो, राइट, 1, एक रेक्टेंगल आप ये बना सकते हो विच इज़ 2, एंड एक रेक्टेंगल आप ये बना सकते हो विच इज़ 3, राइट। तो बेसिकली आपके पास 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं और वो 3 रेक्टेंगल्स का आपका फ्रीक्वेंसी से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बॉयल डाउन ही हो जाता है कि हम एक एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम ये देखेंगे कि किसी भी एक एक्स कोऑर्डिनेट पे y1 y2 के कौन से पेयर्स हैं,
और वो हम y1 y2 के जो पेयर्स होंगे उनकी हम फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट करने की कोशिश करेंगे। फिर उन फ्रीक्वेंसीज़ के बेस पे वी विल derive our final answer. Okay, so let's try to write it down what we are trying to say. तो सबसे पहले जो हमें इनपुट में दिया हुआ है वो हमें n दिया हुआ है विच इज़ आर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, तो हम n ले लेंगे और हम n को इनपुट में ले लेते हैं। उसके बाद हमारा जो लूप चलेगा वो वाइल n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तक का चलेगा इस बार, क्योंकि हमें इनपुट में ये दिया हुआ है कि इनपुट जो है वो हमारा एंड होगा n इज़ इक्वल्स टू 0 से। तो हमें यहाँ पर लास्ट में हम n वापस से ले लेंगे। अगर हमारा n 0 हो जाएगा तो बेसिकली वी विल टर्मिनेट। उसके बाद हमें ऑलमोस्ट n नंबर ऑफ़ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम अपना एक i का लूप चला लेंगे जिसमें कि हम n नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को इनपुट ले लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले अपने पास रखेंगे एक वेक्टर ऑफ पेयर। तो ये जो पेयर है ये हमारा एक नया कंसेप्ट है, लेट्स लुक एट इट। दिस इज़ आर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो पेयर क्या है ये हम c++.com पे जाके चेक कर सकते हैं। तो C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपको एक पेयर का क्लास मिलता है जिसमें कि आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को, राइट, इन दोनों एलिमेंट्स का टाइप सेम होना ज़रूरी नहीं है बिकॉज यू आर स्पेसिफाइंग द टाइप इन दिस टाइप डेफ मैनर। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये जो टेम्पलेट होता है इसके अंदर हम बताते हैं कि हम पेयर के हम एक पेयर डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसके कि दोनों जो मेंबर्स होंगे उसके अंदर स्टोर करने के लिए जो हम मेंबर्स चूज़ कर रहे हैं वो दोनों मेंबर्स हमारे इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसको पेयर। सो इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज़ योर पेयर, द क्लास कपल्स टुगेदर ऑफ पेयर एंड विच मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स T1 एंड T2। तो यहाँ पर ये जो आपकी टेम्पलेट क्लास दी हुई है इसमें क्लास T1 एंड T2 ये डिफरेंट हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेम टाइप का ही रखना है। और इसका अगर आपको जैसे देखना है तो मैं एक मेक पेयर वाला आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये हमारा यूटिलिटी है जिसके अंदर कि हमें पेयर मिलता है और इसके अंदर जैसे इन्होंने एक फू और बार के इंटीजर वाले पेयर्स बना रखे हैं और फिर बेसिकली ही हैज़ क्रिएटेड अ पेयर ऑफ 10, 20। और जब आपको बेसिकली एक्सेस करना होता है तो आप फर्स्ट और सेकंड करके एक्सेस कर सकते हो। सो फॉर इन आर केस बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम पेयर के अंदर अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करने की कोशिश करेंगे, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, राइट। तो हम सबसे पहले एक एक्स ले लेंगे, एक वाई ले लेंगे, फिर हम एक्स और वाई का इनपुट ले लेंगे एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज़ एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हम पुश बैक करेंगे मेक पेयर ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारा बेसिकली एक पेयर जो है हमने अपना सारा इनपुट जो है वो ले लिया है stdin से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली निकालना है कि हमारे पास एक x के ऊपर एक फॉर अ पार्टिकुलर x कौन कौन से y1 y2s की डिफरेंट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं और हमें उन वैल्यूज़ को बेसिकली क्या करना है, फिर बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़ वी विल काउंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ देम, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मैप ले लेंगे जिसको कि हम इंटीजर का मैप बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा पहला इसका जो की होगा वो की हमारा बेसिकली होगा एक्स कोऑर्डिनेट और इसको हम बोल देंगे x2 y कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक पार्टिकुलर x के लिए उसके जो y1 और y2s हैं या केवल y1 होगा उसको हम बेसिकली एक वेक्टर के अंदर स्टोर करा लेंगे। सो व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस इज़ दैट कि हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे चलते हैं। तो जैसे कि हमें एक गिवन एग्जांपल दिया हुआ है तो हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं और हम उसी एग्जांपल से चलते हैं। तो हमें जो गिवन एग्जांपल दिया हुआ है इस एग्जांपल में हमें 1 से लेकर 7 तक के पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें 7 पे एक पॉइंट दिया हुआ है 7,1 वाला, तो ये एक हमारा पॉइंट ये हो गया। फिर एक हमें पॉइंट दिया हुआ है 3 के ऊपर 3,5 वाला, तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ हो गया। फिर एक हमें पॉइंट दिया हुआ है 3,1 वाला, एक पॉइंट यहाँ हो गया। फिर हमें दिया हुआ 1,5 वाला, तो 1,5 एक हमारा यहाँ हो गया। देन 1,1, देन 7,5। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आवर प्रीवियस एग्जांपल लुक्ड लाइक। हम बेसिकली इसी एग्जांपल की बात करें और इसके अंदर हमें मालूम है कि आंसर जो आने वाला है वो 3 आने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसके ऊपर क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा x की वैल्यू 1 है, तो हम बेसिकली क्या करने की कोशिश करें, हम अपने मैप के अंदर 1 के लिए एक वेक्टर बनाने की कोशिश करें और उस वेक्टर के अंदर हम रखेंगे 1,5,
और ये जो 1,5 है ये इसके हो गए y1 एंड y2, और ये हमारे x की वैल्यू विच इज़ x1, ठीक है। देन हमारे मैप के अंदर ही, सो दिस इज़ आवर मैप, इसी मैप के अंदर बेसिकली हम ट्राई करें कि हम 3 रखेंगे और फिर हम बेसिकली 1,5 को स्टोर करेंगे 3,5 के लिए, राइट। तो ये हमारे मैप के अंदर x2 के साथ हमने एक मैप कर दिया उसके y1 y2 के पेयर को। फिर हमने क्या किया, हमने 7 लिया और 7 को हमने की बना के मैप के अंदर 1,5 एज अ एरे हमने एलिमेंट्स रख दिए। तो ये हमारा 1,5 के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम x से y के लिए, हम x के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके जितने भी y's हैं उनको हम मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस मैप में से हम क्या करेंगे, फिर इस मैप में से हम ये वाले जो पेयर्स हैं इनको सेपरेट आउट कर लेंगे। हम मैप के ऊपर इटरेट करेंगे 1 बाय 1 और बेसिकली वी विल काउंट दीज y1 एंड y2s। तो अभी ये जो y1 y2 की वैल्यू है ये 1,5 है और इस 1,5 की जो फ्रीक्वेंसी है इस मैप के अंदर वो बेसिकली हमें मिलेगी 3, राइट। एंड हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 × 2/2 विच इज़ 3, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम पहले ही अपना मैप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम इस मैप पे इटरेट करके y1 y2s की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे वी विल क्लब एन आंसर। तो अगर आप देखोगे तो इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सिंस वी आर एट हेयर, तो हमने सबसे पहले हमने सारे पॉइंट्स को हमने रीड किया, उसके अंदर हमें बिग ऑफ n टाइम लगा, राइट। उसके बाद हमने ये मैप बनाना है, इस मैप को बनाने में भी आपको बिग ऑफ n टाइम लगेगा, गिवन दैट कि आपका मैप बेसिकली हैश मैप है। बट C++ के केस में ये मैप आपका हैश मैप नहीं है, ये आपका बेसिकली बिग ऑफ n log n देगा, विच यू नीड टू नो, ठीक है। ये आपका n log n में हम इंसर्शन करेंगे। तो ये हमारा जो मैप के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज़ को हम जो ऐड कर रहे हैं उसमें हमें n log n टाइम लगेगा। ये हमारा एक थोड़ा सा बड़ा आता है इसमें, ठीक है। अगर आप जावा में हैश मैप पे जाओगे तो वो बिग ऑफ n होगा, बट यहाँ पर ये बिग ऑफ n log n है। और उसके बाद जब हम इस मैप के ऊपर इटरेट करेंगे और फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट करेंगे तो उसके अंदर भी बेसिकली हमें बिग ऑफ n log n टाइम लगेगा, गिवन दैट कि हम मैप ही यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसीज़ के लिए भी। तो उस केस में भी हमें बेसिकली कितना टाइम लगेगा, हमें बिग ऑफ n log n टाइम लगेगा ऑन एवरेज। तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग ऑफ n log n हो जाएगी हमारी इस एल्गोरिथम की फ्रॉम बिग ऑफ n⁴, जो कि हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारी ब्रूट फोर्स की थी, ये हमारा फाइनल जो अभी हम सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम अपना मैप बना लेते हैं। तो हमारा मैप रेडी है x to y कोऑर्डिनेट्स का। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैप के ऊपर इटरेट करना है और हमें मैप के ऊपर इटरेट करके x के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके जो भी y's हैं उनको वेक्टर में ऐड करना है, राइट। सो लेट्स डू दैट। तो हम क्या करेंगे, हम आई का वापस से लूप चलाएंगे और इसके अंदर हम x to y कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसके अंदर हम सबसे पहले x और y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ i डॉट फर्स्ट एंड इंट y एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ i डॉट सेकेंड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें ये करना है कि हमें x to y कोऑर्डिनेट्स के अंदर सबसे पहले पुश बैक करना है। तो हम इसके अंदर जो x है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y है उसको हम पुश बैक कर देंगे, ओके। तो हमें ये x to y कोऑर्डिनेट के अंदर y मिल गया और इसके साथ ही हम इस एरे को, इस वेक्टर को हम सॉर्ट करेंगे। हम सॉर्ट क्यों करना चाहते हैं, हम सॉर्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप C++ के पेयर का कंपैरेटर देखोगे, जब हम पेयर की इक्वालिटी की बात करेंगे या हम फ्रीक्वेंसी काउंट करने की बात करेंगे y1 और y2 के, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ हमेशा से ध्यान रखनी पड़ेगी कि पेयर में इक्वालिटी जब भी होती है जब बेसिकली आपका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और सेकेंड एलिमेंट के बराबर हो। सो फॉर एग्जाम्पल इट कैन हैपन इन द इनपुट कि जैसे यहाँ पर आपको 3,1 और 3,5 मिला, तो अगर आपको इनपुट में आपने 3,1 और 3,5 इस ऑर्डर में रीड किया है तो आप जो है आप मैप में डाल दोगे, आप वेक्टर में बनाओगे 1,5। लेकिन अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में मिला तो आप बनाओगे 5,1। लेकिन हमारे लिए 5,1 और 1,5 दोनों सेम है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे लिए 1,5 और 5,1 इज सेम बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट y1 y2 का पेयर, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर ऑर्डर, लाइक हाउ वी रीड देम, राइट। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इनको सॉर्ट करके रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और हम इसके अंदर सॉर्ट लगा देंगे। तो अगर आपको सॉर्ट का सिंटैक्स देखना है सो दैट वी कैन डू c@c++.com। आप यहाँ पर जाओ, सॉर्ट डालो, तो ये हमें std का एक सॉर्ट मेथड मिल जाता है
जो कि एल्गोरिदम के अंदर है। और इसमें जैसे कि इसने दिखा रखा है, वेक्टर को इसने क्या किया, बिगिन से लेकर 4 एलिमेंट सॉर्ट कर दिए, तो ये 4 एलिमेंट्स आपको सॉर्टेड मिल गए, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज़ सॉर्टिंग। बट हमारे लिए जो हमारा फंक्शन होगा, हमें पूरे ही एरे को सॉर्ट करना है, और इट शुड नॉट टेक मच टाइम, क्योंकि हम केवल 2 ही एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं। तो हम बिगिन से लेकर एंड को सॉर्ट कर देते हैं। तो इस यूटिलिटी से बेसिकली हमारा जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये हम बेसिकली x के जो भी y के जो भी एलिमेंट्स है y1 y2, उनको हमने बेसिकली सॉर्ट करके y2 y1 को हमने y1 y2 ही कर दिया। बेसिकली हमने छोटा एलिमेंट पहले और बड़ा एलिमेंट बाद में कर दिया। एंड दिस इज़ व्हाट बेसिकली गोइंग टू हेल्प अस इन काउंटिंग दी फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर कि बेसिकली हम फाइनल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अपने बताएंगे और हमें उस आंसर को आउटपुट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें मैप के ऊपर ट्रैवर्सल करना है। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रैवर्सल किए हैं उसके अंदर हमने सिर्फ वेक्टर के ऊपर ट्रैवर्सल किया है, अभी तक हमने मैप के ऊपर ट्रैवर्सल नहीं किया है। पर वेक्टर के ऊपर भी आप इटरेटर से ट्रैवर्सल कर सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, आप इटरेटर्स के बारे में पढ़ सकते हो C++ के, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, तो इटरेटर्स आर बेसिकली इन वन डायरेक्शन, आप उसके ऊपर जाते हो। इटरेटर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर प्रोवाइडेड होंगे। और इटरेटर्स का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप क्लासेस बना रहे हो उसके अंदर आप इटरेटर्स के पॉइंटर से, मतलब बेसिकली आपका जो इटरेटर होता है आपको उसके साइज़ के ऊपर क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ लाइक, जैसे ही आप एंड पे पहुंचोगे तो आपका जो इटरेटर है वो नल हो जाता है या उसके एंड एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाता है। तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो जिस भी ऑर्डर में आपके उस सेट या उस कंटेनर के अंदर हैं, आप उस ऑर्डर के अंदर उसको ट्रैवर्सल करते हो और उस ऑर्डर में ट्रैवर्स करके बेसिकली ये निकाल सकते हो कि कौन सा एलिमेंट मेरा बेसिकली कौन सी पोजीशन पे है और कौन सा एलिमेंट बेसिकली जिसको कि मैं रेफ़र कर रहा हूँ। तो आपको आई का लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑटो वेरिएबल लेंगे। ये ऑटो जो है ये एक सिंटैक्टिक शुगर है, ठीक है, C++ हमें प्रोवाइड करता है। ऑटो से बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा रिटर्न टाइप होता है वो उसको ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को मिल जाता है, हमें वो रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पर चाहो तो आप इटरेटर का आप एग्जांपल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर एल्गोरिदम के अंदर ही मुझे एक इटरेटर का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वेक्टर को वेक्टर के ऊपर इटरेट करने के लिए इन्होंने माई वेक्टर डॉट बिगिन से माई वेक्टर डॉट एंड के ऊपर इन्होंने एक इटरेटर बैठाया, और वो इटरेटर बेसिकली आपका उसके ऊपर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इटरेट कर रहे हैं हम उसके ऊपर, और उसके अंदर जो इटरेटर का टाइप है वो आपका वेक्टर एंड टाइप का एक इटरेटर है। तो इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े इसके लिए बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इट ऑटो, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर बिगिन से एंड तक जाएंगे, तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट डॉट एंड और फिर हम IT++ कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली जो हमारा वेक्टर था, क्योंकि ये जो पॉइंटर ऑफ IT होता है ये बेसिकली आपका ये पॉइंटर ऑफ IT इज़ बेसिकली योर वैल्यू। तो IT का जो सेकंड है बेसिकली हमारा, वो हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और IT का जो हमारा फर्स्ट होगा वो बेसिकली हमारा X को रिप्रेजेंट करेगा। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक चेक लगाएंगे। इसमें हम बोलेंगे कि जो हमारा सेकंड है इसका जो साइज़ है, राइट, वो साइज़ हमारा 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम बेसिकली बात करेंगे, अदरवाइज़ हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जिसमें कि हमारे पास एक x के लिए केवल एक ही y हो, ऐसा हो सकता है, राइट। दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ, क्योंकि आपको ये कंस्ट्रेंट दिया है कि एक x के ऊपर एटमोस्ट 2 y's हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है। अगर x के ऊपर कोई y है ही नहीं तो वो बेसिकली आपके इनपुट में ही नहीं आएगा। बट y का जो लीस्ट वैल्यू है वो 1 है। सो दैट इज़ वाई व्हाट दिस चेक विल डू इज़ कि आपको y1 y2 के पेयर्स निकालें, क्योंकि आप एक x के ऊपर जो एक पॉइंट लगा हुआ है उससे आप रेक्टेंगल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं देखूँ तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ दिस। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसके अंदर लेट से ये x1 है मेरा, ये पॉइंट है, ये x2 है और ये x3 है। यहाँ पर मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो इस x1 के इस वाले पॉइंट से आई कैन नॉट एक्चुअली क्रिएट एनी रेक्टेंगल, क्योंकि उसके लिए मुझे इस x के ऊपर y एक्सिस के पैरेलल एक और पॉइंट चाहिए जो कि मिसिंग है।
जो कि है नहीं. So if that is not there, then basically I cannot use this x1 as a rectangle. So what I will need to do is I will need to filter out this x1. So that's what this if check is about, right? तो वो जो if check है ये basically हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो वेक्टर है उसका साइज़ हमारा एक है या एक से छोटा है तो बेसिकली हम इसको फिल्टर आउट कर देंगे. तो वो हमने कर दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक पेयर बनाएंगे. ये हमारा पेयर है y1 y2 का पेयर. तो इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं y पेयर. और इसको हम बनाएंगे किससे, इसको हम बनाएंगे IT के सेकेंड के 0 एंड IT के सेकेंड के 1 से. तो ये हमारा y1 y2 का पेयर बन गया. ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड बेसिकली आपका ये है वेक्टर है, और इसका 0 मतलब इस वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट, और इसका 1 मतलब इस वेक्टर का सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, ये हमारा बेसिकली एक पेयर बन गया y1 y का पेयर. और अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक फ्रीक्वेंसीज़ के लिए भी एक मैप चाहिए. तो व्हाट वी विल डू इज़ विल कीप अ y पेयर एज अ की. तो ये हमारा एक पेयर हो गया, और इसकी हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है. तो उसके लिए हमने मैप रख लिया, और इसके अंदर हम रख लेंगे फ्रीक्वेंसीज़. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेसिकली y पेयर की फ्रीक्वेंसीज़ निकाल रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू इज़ y पेयर फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ y पेयर, इसको हम 1 से बढ़ा दें, राइट? तो ये हमारा 1 से बढ़ गया. अब या तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस लूप को एंड करके यहाँ पर ही ख़त्म करके बेसिकली एक और लूप चलाऊँ, और उसके अंदर y पेयर फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट करके जो भी मेरे पेयर की फ्रीक्वेंसीज़ आ रही हैं उनको बेसिकली मैं क्या करूँगा, उनको बेसिकली मैं चेक करूँगा, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू को फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी -1/2 करके यू कैन कंप्यूट दैट यू कैन डू. और वी कैन डू समथिंग एल्स. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसी लूप में अपना आंसर निकाल सकते हैं. क्योंकि अगर मैं इधर पे देखूँ तो हमने एक ऐसा y पेयर निकाला है, ठीक है, जो कि हमें लेट सपोज करते हैं कि हम जब इस लूप में इटरेट करें तो हमें एक नया y पेयर मिल रहा है हमेशा, या हमें एक पुराना y पेयर मिला, राइट? जो हमने लेट से आपने जो y पेयर लिया था उसकी फ्रीक्वेंसी f थी, और अब आपको एक नया y पेयर मिल गया. तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस को हम यहाँ पर देखते हैं. तो लेट सपोज करते हैं आपको पहले एक जो y पेयर था y1 y2, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिली f. पहली आपकी फ्रीक्वेंसी f थी. अब जैसे ही आपने वापस से लूप के अंदर y1 y2 को एनकाउंटर किया, सो व्हाट यू कैन से इज़ कि इस पेयर के साथ ये जो मेरा जो नया x आया है ये बेसिकली किसी एक नए x के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये x डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा. तो इस x डैश के y1 y2 पेयर के साथ व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन क्रिएट f रेक्टेंगल्स. क्योंकि ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये मेरे पास बेसिकली y1 y2 के, व्हाट इट मीन्स इज़ कि मैंने पहले y1 y2 के f पॉइंट्स देख चुका हूँ. मैं यहाँ से यहाँ तक के f पॉइंट्स देख चुका हूँ. अब मुझे ये नया x1 मिला है, x डैश मिला है, जिसपे कि मुझे एक नया y1 y2 का पेयर मिला है. सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन क्रिएट f रेक्टेंगल्स विद इंक्लूडिंग दिस पार्टिकुलर पेयर. मैं इस रेक्टेंगल के साथ ये एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये एक रेक्टेंगल बनाऊंगा. तो ऐसे करके मैं बेसिकली f और रेक्टेंगल्स बना सकता हूँ. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी विल डू. वी विल जस्ट कंप्यूट इट हेयर इंस्टेड ऑफ डूइंग अ डिवीजन. विल जस्ट कंप्यूट इट हेयर, आंसर प्लस इक्वल्स टू y फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, और ये जो y फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो हमारा y पेयर है वो, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बेसिकली -1 डाल देंगे. -1 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी उसकी फ्रीक्वेंसी को f से f+1 पे ले गए, लेकिन हमें बेसिकली जो काउंट करना है वो f ही है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये हमने सी आउट कर दिया. गुड. सो लेट्स नाउ रन दिस एंड सी कि हमारा आंसर सही है या नहीं है. जस्ट अ सेक. Yeah, so let's now run it and check if the output is correct. तो हमारा आउटपुट 3 आ रहा है विच इज़ करेक्ट, क्योंकि हम इन पॉइंट्स के साथ जैसा कि हमने पेन और पेपर पे सॉल्व किया था हमें केवल 3 ही मिला था, एंड दिस इज करेक्ट, राइट? सो नाउ लेट्स सबमिट इट एंड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग. So although I have given a hint, those who think that this would work, basically, and if you are solving it with me, since you have already seen this example, this won't work. Why this won't work? So हमने अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हमने ब्रूट फोर्स n⁴ से n log n पे लेके आ चुके हैं. सो इज़ इट द केस कि हमें क्या मैप की जगह हैश मैप ही यूज़ करना चाहिए? इज़ इट रियली दैट हार्ड कि हमें बिग ऑफ n log n से n पे ही आना है, राइट? या इट कुड बी, बट नॉट फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बेसिकली है ईजी, बट इसमें जो सबसे मेन बात ये आती है कि आखिर हमसे गड़बड़ हो कहाँ रही है, राइट? ये इतना टाइम क्यों ले रही है?
इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए, राइट। तो इसकी जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम वो ये है कि हमने यहाँ पर एक लूप लगाया हुआ है n का, और उसके अंदर हम n नंबर ऑफ इनपुट्स ले रहे हैं, और इसके अंदर हमें ओवरऑल इनपुट्स जो है ना उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं दी हुई। देयर आर 10 टेस्ट केसेस और n की वैल्यू हमें 10⁵ दी हुई। तो हम 10⁶ टाइम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चलाया हुआ है हमने 10⁶ का, और उसमें हम क्या कर रहे हैं 10⁶ इंटीजर्स को, और 10⁶ नहीं एक्चुअली 10⁻12 इंटीजर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हम इनपुट आउटपुट कर रहे थे वो हम 10⁵ 10⁶ तक के ही कर रहे थे, लेकिन ये जो हमारा इनपुट है इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हर एक लाइन के ऊपर 2 इंटीजर रीड कर रहे हैं, और उन 2 इंटीजर को बेसिकली हम x और y को हम बेसिकली एट अ टाइम 2 बार रीड कर रहे हैं। तो हम 2 सीन के इनपुट्स दे रहे हैं, तो हम बेसिकली 10⁻12 इंटीजर्स रीड करने की कोशिश करें, विच इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंसिडरिंग देयर इज़ अ सिंक। ओके, तो होता क्या है कि जब हम बेसिकली सी इन या सी आउट यूज़ करते हैं, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग सी इन एंड सी आउट। यू कैन ट्राई विथ scanf एंड printf एंड दैट वुड वर्क एज इट इज़, यू वोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम सी इन सी आउट की बात करते हैं तो सी इन सी आउट के साथ सी प्लस प्लस में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सी इन सी आउट के साथ जो हमारा printf और scanf है वो सिंक में रहता है। ओके, सी इन और सी आउट के जो बफर्स हैं वो बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के लिए जो आपके scanf और printf है, जो आपके सी के जो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हैं उनके साथ वो सिंक में रहते हैं। उसके लिए आपका जो बफर है वो सेम रहता है, और उसके लिए आपके पास सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स रहते हैं। ये सी प्लस प्लस के इंटरनल्स में रहता है। यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट अ विकीपीडिया अबाउट इट, सो आई विल पेस्ट अ लिंक विच यू कैन रीड अबाउट इट मोर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और इसको हम बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हम इस सिंक्रोनाइजेशन को बेसिकली डिसेबल करेंगे। ये हमें हर प्रॉब्लम के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वुड सी मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स व्हाट दे हैव डन इज़ लाइक दे हैव क्रिएटेड देयर ओन सिंटैक्स कि हमें ये सारी चीज़ें तो यूज़ करनी ही करनी है, क्योंकि हम कभी भी सी इन सी आउट के अलावा printf scanf यूज़ करेंगे ही नहीं। तो हम सी इन सी आउट यूज़ करेंगे तो हम बेसिकली ये तो डाल के ही रख देते हैं। तो दे हैव सेट इट देयर, सो बेसिकली दे आर लाइक ट्राइंग टू कोड इट फास्ट, राइट। तो अभी हम ये करेंगे कि अभी हम इस प्रॉब्लम के अंदर सी इन सी आउट को फास्ट करने के लिए थोड़ा सा हम बेसिकली वो सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर एक लाइन लगानी है iOS बेस सिंक विथ स्टूडियो stdio एंड फॉल्स। ये क्या करता है, ये बेसिकली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा IO का जो बेसिक ऑपरेशंस हैं सी इन सी आउट, राइट, इनको बेसिकली आप stdio के साथ सिंक मत रखो, मतलब बेसिकली printf scanf के साथ इसके सिंक में मत रखो। अगर आप ये करते हो, फॉल्स करते हो इसको सेट, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहता है। अगर आप इसको फॉल्स सेट कर रहे हो और उसके बाद बेसिकली यू यूज़ printf scanf, देन दैट वुड बी डेंजरस। सो आई वोंट सजेस्ट you using this and printf scanf and c in c out mix. We are not going to use it anyway, मतलब हम केवल c in c out यूज़ करेंगे या फिर हम printf scanf यूज़ करेंगे, ठीक है। we are not going to use both. So this is basically the magic line for that, right, कि अगर आप c in c out यूज़ करें तो you should basically disable the synchronization. Okay, now let's submit it and see how it works. करेक्ट आंसर, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम थी ये इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने ओवरऑल सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर भी हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हम क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से हम इम्प्रूव करें। सो दैट्स वाई वी आर हेयर फॉर यू, राइट, कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स बेसिकली आती हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर को आती है कि मेरा कोड तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट भी सही है, सब कुछ सही है, फिर ये क्यों नहीं चल रहा है। then you try with these, like these are the very last options to try it, and this is the problem where you try it, right। तो यहाँ पर आप अपने सिंक्रोनाइजेशन को डिसेबल करके you can take advantage and you can have your solution accepted. So with this I'm going to take a break, and I hope you really like the problem. If you really like the problem, please share it, subscribe it and like it, and please keep watching. And I hope you are doing it with pen and paper. You are sitting with me on a laptop, so that you are getting most out of it. So with that I'm going to say goodbye. Thank you.